जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे लेक्चर नंबर 2 में फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज में। इसके पहले वाला जो लेक्चर था उस पर हमने इंडिया के फिजियोग्राफी डिवीजन के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ब्राज़ील के फिजियोग्राफी एंड डिवीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ब्राज़ील में अगर सबसे पहले देखेंगे हम लोग तो हाईलैंड आता है। ठीक है, अगर हम लोग ब्राज़ील की बात कर ले एक बार मोटा मोटा, तो ब्राज़ील में जो अधिकतर क्षेत्र है वो हाईलैंड के द्वारा घेरा गया है। ब्राज़ील में बहुत लंबे चौड़े प्लेन मतलब समतल एरिया नहीं देखने को मिलते हैं। कुछ प्लेटूज है और हिल रेंजेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। ठीक है, हिल रेंजेस भी है लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है। उसके साथ साथ कोस्ट है, जैसे भारत के पास भी कोस्ट था लगभग 7,500 किलोमीटर का, उसी प्रकार ब्राज़ील के पास भी कोस्टल प्लेन है बोल सकते हैं, लेकिन बहुत कम है। उसके साथ साथ हमारे पास भी आइलैंड है, ब्राज़ील के पास भी आइलैंड है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हाईलैंड। हाईलैंड मतलब ऊंचा उठा हुआ भूमि। हाईलैंड मतलब मान लो ये प्लेन एरिया है, मान लो ये क्या है? प्लेन एरिया है। ऐसे इससे थोड़ा सा ऊपर ऐसे ऊंचा उठा हुआ तो ये क्या हो गया? अगर इसकी तुलना में देखोगे तो ये हाईलैंड हो गया। तो ये हाईलैंड के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। अगर बात करें ब्राज़ील की, तो सदर्न पार्ट जो है ब्राज़ील का, सदर्न पार्ट जो है वो ऑक्यूपाइड है, मतलब घेरा हुआ है। किसके द्वारा? प्लेटूज के द्वारा। प्लेटूज मतलब क्या होता है? वही कि ये प्लेन हो गया और इससे ऊपर अगर कोई उठा हुआ लैंड है तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्लेटू हो जाएगा। ठीक है, तो सदर्न पार्ट जो है वो प्लेटू के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया है, जिसको कि हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, जिसको कि अलग अलग नाम से डिस्क्राइब किया गया है। क्या है अलग अलग नाम? तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है। क्या है? ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ब्राज़ीलियन शील्ड या फिर ब्राज़ीलियन प्लेटू। तो सेम चीज़ को 3 नाम दिया गया है, ध्यान रखना है इसको। ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ब्राज़ीलियन शील्ड और ब्राज़ीलियन प्लेटू। ठीक है, उसके पहले क्या देखा हम लोग? जो सदर्न पार्ट है ब्राज़ील का वो ऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड मतलब घेरा हुआ है। किसके द्वारा? प्लेटू के द्वारा। उसके आगे अगर देखें तो जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है और गुआना हाईलैंड है, ये दोनों साथ में मिलकर क्या बनाते हैं? कोर बनाते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। मतलब ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड और गुआना हाईलैंड ये दोनों मिलकर जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके बीच को एक तरह से फॉर्म करते हैं। मतलब उसका बीच वाला हिस्सा जो है वो ब्राज़ीलियन हाईलैंड के द्वारा और गुआना हाईलैंड के द्वारा घेरा गया है। ठीक, उसके बाद क्या बात करते हैं हम लोग कि जो मेन पार्ट है गुआना हाईलैंड का वो वेनेजुएला में पड़ता है। मतलब जो गुआना हाईलैंड का अगर मेन पार्ट देखे तो ब्राज़ील में नहीं पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? वेनेजुएला में। वेनेजुएला मतलब नॉर्थ में पड़ता है आपके ब्राज़ील के। ठीक, लेकिन अगर हम देखें तो ये कहाँ तक फैला हुआ है? फ्रेंच गुआना तक। मतलब फ्रेंच गुआना दूसरा देश हो गया, वहाँ तक आपका जो है गुआना हाईलैंड फैला हुआ है। उसके बाद ये कौन कौन से स्टेट को कवर करता है? ठीक है, तो रोराइमा, पारा और अमापा, इसको आपका जो हाईलैंड है वो कवर करता है। कौन कौन सा? रोराइमा, पारा और अमापा, जो कि नॉर्थ में आपके पड़ता है ब्राज़ील के। उसके बाद इसका जो लोअर पार्ट है, मतलब जो निचला हिस्सा है, वो ब्राज़ील के अंदर पड़ता है। ठीक, आगे अगर देखें तो जो हाईएस्ट पीक है, मतलब हाईएस्ट पीक मतलब क्या हो गया? जो सबसे ऊंची चोटी है ब्राज़ील की वो कौन सी है? पिको डे नेबलिना है। कौन सी है? पिको डे नेबलिना, जिसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। कितनी है? 3014 मीटर्स है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? ब्राज़ील और वेनेजुएला के बीच में पड़ता है। अगर हम लोग देखें तो ये जो पिको डे नेबलिना है, जो कि हाईएस्ट पीक है ब्राज़ील की 3014 मीटर की, ये पड़ता है 2 देशों के बीच में, ब्राज़ील के बीच में और वेनेजुएला के बीच में। तो इतना आप एक बार देख लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम लोग हाईलैंड के ईस्ट और साउथ का रीजन देखें, ठीक है, हाईलैंड के साउथ और ईस्ट का रीजन देखें तो जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? ऊंचाई। तो कितना है ऊंचाई है यहाँ पे? 1000 मीटर है। कितना है? 1000 मीटर यहाँ पे आपकी ऊंचाई हो जाती है। अगर हम लोग हाईलैंड के साउथ और ईस्ट का एल्टीट्यूड देखें तो कितना ऊंचा है। ठीक, अगर उसके अलावा अदर पार्ट्स में देखें, साउथ और ईस्ट को छोड़ के और दूसरी जगह पर देखें तो जो एल्टीट्यूड है वो 500 से 1000 के बीच में है। ठीक, मैंने क्या बोला कि जो साउथ और ईस्ट वाला रीजन है वहाँ पे एल्टीट्यूड मोर देन 1000 मीटर है, मतलब 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और अगर अदर पार्ट्स में देखें, दूसरे पार्ट में देखें तो जो एल्टीट्यूड है, जो ऊंचाई है वो 500 से 1000 मीटर के बीच में है। ठीक है, 500 से 1000 मीटर के बीच में है। उसके बाद अगर देखें तो जो हाईलैंड का स्लोप है, स्लोप मतलब हाईलैंड है तो उसका भी क्या होगा? स्लोप होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, उसका जो स्लोप है वो नॉर्थ साइड में, किधर पे है उसका स्लोप? नॉर्थ साइड में है। ठीक, और अगर देखें तो स्लोप जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है। स्लोप कैसा नहीं है? बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है। स्लोप मतलब एक तरह से यहाँ पे समझाता हूँ, ये भी एक स्लोप है, ये भी एक स्लोप है। ठीक है, तो ये वाला जो स्लोप होगा ना इसको हम लोग बोलेंगे स्टीप, मतलब जो तेजी के साथ में स्लोप रहेगा वो स्टीप स्लोप है। और जो आराम से स्लोप है, धीरे धीरे मतलब स्लोप है, उसको क्या बोलेंगे? जेंटल स्लोप। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो स्लोप है ना वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है। ठीक, वेरी स्टीप नहीं है, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद क्या देखते हैं यहाँ पे कि जो ट्रिब्यूटरीज है अमेजॉन की, वो क्या बहती है यहाँ से और क्या बनाती है? रैपिड्स बनाती है और वाटरफॉल। वाटरफॉल तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है? एक पहाड़ी रहता है और नीचे वाला एरिया थोड़ा उसके नीचे रहता है तो पानी उसके ऊपर गिरता है, तो वो वाटरफॉल हो गया। रैपिड्स क्या होता है सर? तो रैपिड्स क्या होता है? मान लो
ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ का जो रॉक थोड़ा ये वाला हार्ड रॉक था, इधर पे जो रॉक था वो क्या था, हार्ड था, और इधर पे जो रॉक था वो क्या था, सॉफ्ट था। तो ये जो सॉफ्ट रॉक क्या हो गया, कट गया, इरोड हो गया। तो जब सॉफ्ट रॉक इरोड हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया, ऐसा बन गया ना, गड्ढा हो गया ऐसा, ठीक है। तो जब इसमें पानी ऐसे पड़ता है तो तेजी से उछड़ता है, तो इसको ही बोलते हैं रैपिड्स। समझ में आया। तो यहाँ पे जो अमेजॉन की ट्रिब्यूटरीज बहती हैं वो क्या बनाती है, रैपिड्स बनाती हैं और वाटरफॉल बनाती है। तो वाटरफॉल सबको पता होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, टूवर्ड्स नॉर्थ स्लोप्स आर स्टीप नॉट अब्रंट। तो नॉर्थ में जो है ना स्टीप है स्लोप थोड़ा सा, लेकिन अब्रंट नहीं है। मतलब अगर हम लोग नॉर्थ साइड देखें हाईलैंड वाला एरिया, तो जो स्लोप है वो स्टीप है, मतलब तेजी के साथ में स्लोप है, ऐसा स्लोप है, बहुत तेजी के साथ में स्लोप है, लेकिन एकदम अचानक से नहीं, मतलब जैसे ऐसे नहीं कि ऐसे गए और सीधा स्लोप नीचे हो गया, ठीक है। समझ में आया क्या, स्टीप स्लोप है लेकिन एकदम अचानक से नहीं है। उसके बाद क्या बोल रहा है, बहुत सारी नंबर यहाँ पे रिवर्स निकलती है यहाँ से, ठीक है, हाईलैंड से, और फ्लो करती है नॉर्थवर्ड, जाकर मिल जाती है कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में। क्या बोला मैंने कि बहुत सारी रिवर्स क्या करती है, यहाँ से हाईलैंड से निकलती हैं, ठीक, और फ्लो करती है नॉर्थवर्ड, मतलब नॉर्थ की तरफ बहती है इस तरीके से, और जाके कहाँ मिल जाती है, अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है। और कुछ जो मेजर रिवर्स हैं जैसे कि उरुग्वे, पराग्वे, पराना, ये कहाँ से निकलती है, सदर्न स्लोप से निकलती है। कहाँ से निकलती हैं, सदर्न स्लोप, मतलब नीचे वाले हिस्से से निकलती हैं, और आगे जाके कहाँ मिल जाती हैं, तो अर्जेंटीना में मिल जाती है। कहाँ में मिल जाती हैं, कहाँ पे, इंटर अर्जेंटीना, मतलब आके जाके अर्जेंटीना जो दूसरा देश है उसके वहाँ पर चली जाती है। तो आपका ये हाईलैंड हो गया। अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं द एस्कारपमेंट, ठीक है। ठीक है, द एस्कारपमेंट। एस्कारपमेंट का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, लेकिन जो एस्कारपमेंट का इफेक्ट पड़ता है, जो इसके स्लोप का इफेक्ट पड़ता है किस पे, क्लाइमेट के ऊपर, ब्राज़ील के क्लाइमेट के ऊपर, इसके वजह से जो ये एस्कारपमेंट है, जो ग्रेट एस्कारपमेंट है, ये क्या बन जाता है, एक अलग से फिजियोग्राफिक रीजन या फिर एक अलग से फिजियोग्राफिक डिवीजन बन जाता है, ठीक है। एस्कारपमेंट पहले है क्या वो समझ लो। मान लो ये हाईलैंड है, ठीक है, ये हाईलैंड है, अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे आ गया, ठीक है, ये हो गया, इधर पे मान लो समुद्र है, तो ये वाला जो एरिया है ना, यही हो गया आपका एस्कारपमेंट। क्या हो गया, ये आपका एस्कारपमेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है वही कि जो एस्कारपमेंट है, यही बोला है कि दो इट ऑक्यूपाइज, मतलब जो है ये बहुत छोटा एरिया घेरा, बहुत लंबे दूरी में इसका एक्सपांसन नहीं है, बहुत दूरी लंबे तक फैला नहीं है। इसका जो ऑक्यूपाई है बहुत कम एरिया, स्मॉल एरिया ऑक्यूपाई करता है, लेकिन जो इसका नेचर है स्लोप का, ठीक है, उसके साथ साथ जो इसका इफेक्ट पड़ता है कहाँ पे, वहाँ के क्लाइमेट पे, इसको एक सेपरेट फिजियोग्राफिक रीजन बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, इसको एक अलग से हम लोग पढ़ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि इसका जो क्लाइमेट के ऊपर वहाँ पे असर पड़ता है, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, ईस्टर्न साइड ऑफ द हाईलैंड डिमार्केटेड बिकॉज ऑफ द एस्कारपमेंट। जो अगर आप हाईलैंड जो एरिया पढ़े हम लोग, हाईलैंड के जो ईस्टर्न पार्ट वाला एरिया है ना, वो डिमार्केट हो रहा है, मतलब एक तरह से अलग हो रहा है। हाईलैंड और जो एस्कारपमेंट है उसको, हाईलैंड को अलग कर रहा है कोस्टल एरिया से, ठीक। उसके बाद क्या है, जो एल्टीट्यूड है हाईलैंड का वो कितना है, 790 मीटर है। कितना है एल्टीट्यूड, 790 मीटर। अगर एस्कारपमेंट का एल्टीट्यूड पूछ ले, ऊंचाई पूछ ले, हाइट पूछ ले आपसे पेपर में, तो आप बता सकते हो कितना है, 790 मीटर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, कुछ एरियाज में जो है हाइट, ठीक है, जो एल्टीट्यूड है वो डिक्रीज होती है, कम होती है, ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे, अचानक से कम नहीं होती है, ग्रेजुअली कम होती है। कुछ रीजन में जो हाइट है धीरे धीरे कम होती है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एस्कारपमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टीप हो गया। आपको मैंने पहले ही बताया था स्टीप स्लोप क्या होता है, जेंटल स्लोप क्या होता है। स्टीप स्लोप मतलब अचानक से तेजी के साथ में जो स्लोप रहे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो एस्कारपमेंट का स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाता है पोर्टो अलेग्री से साओ पाउलो तक, या फिर बोल सकते हो साओ पाउलो से पोर्टो अलेग्री तक, ठीक है। तो जो एस्कारपमेंट का स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप हो जाता है, कहाँ से कहाँ तक, साओ पाउलो से पोर्टो अलेग्री तक। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे देखिए इसका जो इफेक्ट है वो बताया है, ठीक है। इसका क्या है, इफेक्ट जो है वो बताया गया है, किसका इफेक्ट किस प्रकार से वहाँ के क्लाइमेट पे पड़ रहा है। जो ये दिख रहा है आपको, यहाँ से समुद्र है, तो समुद्र से क्या होती है, मानसूनी हवाएं। मानसूनी हवाएं मतलब जिससे बारिश होती है, ट्रेड विंड्स भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ से मानसूनी हवाएं निकलती हैं जो कि इस तरफ बढ़ती हैं, ब्राज़ील की तरफ बढ़ती हैं। तो ये क्या करता है, एस्कारपमेंट इनको रोकता है। मतलब ये जो बादल है ये इसके पार में तो ऐसे ज़मीन में तो घुस नहीं जाएगा, इसको पार करने के लिए बादल को ऊपर उठना पड़ेगा। और जब बादल ऊपर उठता है तो उसको पानी की होल्ड करने की जो कैपेसिटी रहती है वो कम होती है, कम होते जाती है। जितना बादल ऊपर उठते जाएगा उसको पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी उतनी कम होती जाती है, और बारिश उतना उधर पे होते रहेगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे जो बादल रहेंगे वो जितना ऊपर उठेंगे उतना बारिश इधर हो जाएगा, समझ में, उतना बारिश क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और इधर वाला जो एरिया रहेगा यहाँ पे बादल में पानी ही कम बचेगा, तो इधर पे बारिश कम होगा। तो यहीं पे देखो लिखा है
एक्ट एज बैरियर टू साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, मतलब एक तरह से बैरियर का काम करता है। जो स्कारपेंट है वो बैरियर का काम करता है। बैरियर का काम करता है मतलब रोकने का काम करता है। किसको रोकने का काम करता है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, मतलब जो मानसून हवाएं आ रही हैं साउथ ईस्ट से, उनको रोकने का काम करता है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे रेन शैडो एरिया बन जाता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में हाईलैंड के। ठीक है, क्या बन जाता है? रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया मतलब यहाँ पे जो बादल था उठने के चक्कर में अधिकतर बारिश यहाँ पे हो गया, क्योंकि उसकी पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी कम हो रही थी। और उसके बाद जब वो यहाँ से इधर पे आया तो इसमें पानी ही कम रह गया, तो इधर पे बारिश होगी क्या? ज़्यादा नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरिया हो जाएगा वो रेन शैडो एरिया हो जाएगा। मतलब वहाँ पे रेन बहुत कम पड़ रही है। ठीक है, सूखा वाला एरिया हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि यहाँ पे बारिश अधिकतर हो नहीं रही है। ठीक है, तो आपका हो गया स्कारपेंट, जो कि बहुत कम एरिया घेरता है। इसकी ऊंचाई 790 मीटर है। कहीं कहीं पे मतलब अगर देखें साओ पाउलो से पोर्टो एलेग्रे तक तो इसका स्टीप स्लोप है। ठीक है, और इसका जो इफेक्ट है क्लाइमेट पे जो पड़ रहा है, इसकी वजह से हम लोग इसको अलग से फिजियोग्राफिक डिवीजन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है या फिर क्या इफेक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट पे, हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या करता है, एक तरह से बैरियर की तरह काम करता है। जो मानसूनी हवाएं आती है, जो ट्रेड विंड्स आती है साउथ ईस्ट से, उसको रोकने का काम करता है, जिसकी वजह से इसके नॉर्थ साइड में क्या हो जाता है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, सूखा वाला एरिया बन जाता है, जिसको कि हम लोग ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं ब्राजील में। ठीक है, तो आप देख लीजिए, उसके बाद आगे वाला देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कोस्ट। कोस्ट जो है ब्राज़ील का जो कोस्ट है वो लगभग कितना 7400 किलोमीटर है। अगर भारत से हम लोग कंपेयर करें तो भारत का कितना था 7500 किलोमीटर था भारत का लगभग कोस्ट लाइन, लेकिन ब्राज़ील का कितना है 7400 किलोमीटर। ठीक है, अगर कोई चाहे तो ब्राज़ील के कोस्ट को, या फिर हम लोग जो पढ़ते हैं ब्राज़ील को कोस्ट को, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो है नॉर्थन कोस्ट और दूसरा है ईस्टर्न कोस्ट। एक कौन सा है नॉर्दर्न कोस्ट मतलब ऊपर साइड वाला, इस साइड वाला, और ईस्टर्न कोस्ट मतलब इस साइड वाला। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, जो नॉर्दर्न कोस्ट है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो अमापा नॉर्थ में देखोगे तो अमापा से लेके रियो ग्रांडे दो नार्थों तक, कहाँ तक पहुँचा है, अमापा जो कि नॉर्थ में पड़ता है, अमापा वहाँ से फैला हुआ है कहाँ तक, ईस्ट में कहाँ तक, रियो ग्रांडे दो नॉर्थे तक। ठीक है, तो अमापा से लेकर रियो ग्रांडे दो नॉर्थे तक आपका नॉर्दर्न कोस्ट फैला हुआ है। ठीक है, इसको मतलब कि जो नॉर्दर्न कोस्ट है उसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न कोस्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स का माउथ है। माउथ मतलब क्या होता है, ये मान लो ये हो गया जमीन, कोई नदी बह के आई, ये हो गया आपका सी हो गया। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है ना माउथ है, जहाँ पे नदी क्या हो रही है, समुद्र में मिल रही है, तो वो वाला एरिया क्या हो गया आपका माउथ हो गया। तो यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स का माउथ है आपके नॉर्थ अटलांटिक कोस्ट पे। उसमें से एक और नदी जो है वो मेन रिवर जो है वो अमेजॉन है। ठीक है, और ये वाला जो एरिया है वो कैसा है, लो लाइंग एरिया है, मतलब जहाँ पानी बहेगा कहाँ से, जो लो एरिया रहेगा, जो नीचे वाला एरिया रहेगा, पानी वहीं से जाएगा ना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि ये लो लाइंग एरिया है। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है कि जो मराजो एक आइलैंड है, क्या है, मराजो एक आइलैंड है जो कि 2 रिवर के माउथ पे है, 2 रिवर के माउथ पे है, ऐसे मान लो ऐसे है, तो यहाँ पे एक आइलैंड है। ठीक है, इसका नाम है मराजो। तो कौन से 2 नदियों के माउथ पे है, तो एक आपका रिवर है टोकांटिस और एक आपका रिवर है अमेजॉन। तो अमेजॉन और टोकांटिस इन 2 रिवर्स के माउथ पे, ये 2 नदियाँ जहाँ पे समुद्र से मिल रही है, वहाँ पे आपका एक आइलैंड है, वहाँ पे आपका एक द्वीप है, उसका नाम क्या है, मराजो है। क्या है उसका नाम, मराजो है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ईस्टर्न कोस्ट, ये तो अभी तक हम लोग जो देखे यहाँ तक नॉर्दर्न कोस्ट का था, अभी जो ईस्टर्न कोस्ट वाला है वो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो ईस्टर्न कोस्ट जो है उसमें बहुत सारी स्मॉल रिवर्स आकर क्या होती है, समुद्र में मिलती है। ठीक है, अगर उसमें से बहुत सारी जो स्मॉल नदियाँ आती है उसमें एक मेजर रिवर है, मतलब एक बड़ी रिवर है, जो वो कौन सी है, साओ फ्रांसिस्को है। कौन सी है, साओ फ्रांसिस्को है। साओ फ्रांसिस्को आगे चल के अटलांटिक ओशियन में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर मतलब कहाँ पर, मतलब कोस्ट, अगर कोस्ट की बात करें तो ब्राज़ील की कोस्ट पे हमें बहुत सारे बीचेस देखने को मिलते हैं। बीचेस देखने को मिलते हैं मतलब समुद्री किनारे जहाँ पे बालू वालू रहता है। ठीक है, उसके साथ साथ सैंड ड्यून्स मतलब वही बालू या फिर बोल सकते हो रेत के टीले। उसके बाद बहुत सारे एरिया में, मतलब जहाँ पे बहुत सारे एरिया में जो कोस्ट है, कोस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है एटॉल आइलैंड के द्वारा और कोरल रीफ के द्वारा। मान लो क्या है, यहाँ पे ये कोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये समुद्र है आपका, यहाँ से अगर कोई भी तूफान आएगा, अगर बीच में इसके आइलैंड पड़ रहा है कोई, ठीक है, एटॉल आइलैंड बहुत सारे जो पड़ रहे हैं, उनके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे ये सब सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक, तो यहाँ से जो भी चीज़ आएगी पहले क्या होगी, इस आइलैंड से टकराएगा, इस कोरल रीफ से टकराएगा ना। इसकी वजह से जो कोस्ट है, जो ब्राज़ीलियन कोस्ट है, बहुत जगह पे प्रोटेक्ट होता है, मतलब बच जाता है बहुत सारी चीज़ों से। किस वजह से, एटॉल के द्वारा और कोरल रीफ के द्वारा बचाया जाता है। ठीक है, तो आपका हो गया द कोस्ट। इसके आगे अभी हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग फोटो खींच लो।
ठीक है। तो अब देखेंगे प्लेन। अगर ब्राज़ील में प्लेन की बात की जाए तो जैसे कोस्ट देखा था हम लोगों ने कि नॉर्दर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट है, वैसे ही यहाँ पे प्लेन भी दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो प्लेन है अमेज़न बेसिन वाला प्लेन जो कि नॉर्थ में पड़ता है, और दूसरा है पराग्वे पराना जहाँ से पराग्वे और पराना नदी निकलती है, वहाँ पे जो एरिया है वो भी क्या है, प्लेन एरिया है जो कि साउथ वेस्ट में पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे वही है कि अमेज़न बेसिन है पहला प्लेन जो कि नॉर्थ में पड़ता है। दूसरा प्लेन कौन सा है, पराग्वे और पराना सोर्स, मतलब जहाँ से पराग्वे और पराना नदी निकल रही है वो हो गया सोर्स। तो जो रीजन हो गया वो जो साउथ वेस्ट में पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले अमेज़न प्लेन। अगर अमेज़न प्लेन देखें तो ये दो हाईलैंड के बीच में पड़ता है। अमेज़न प्लेन जो है वो दो हाईलैंड के बीच में पड़ता है। ऊपर वाला जो हो गया उसके गुआना हाईलैंड हो गया, और नीचे क्या पड़ता है उसके, मतलब अगर साउथ में देखें अमेज़न प्लेन के तो आपका पड़ता है गुआना हाईलैंड, और अमेज़न बेसिन के साउथ में देखें तो पड़ता है ब्राज़ीलियन हाईलैंड। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखा है कि ये जो पड़ता है अमेज़न प्लेन ये दो हाईलैंड के बीच में पड़ता है, और ये लार्जेस्ट प्लेन है। जो अमेज़न प्लेन है ये क्या है, लार्जेस्ट प्लेन है कहाँ का, ब्राज़ील का। ठीक है, क्योंकि दूसरा वाला जो आपका ये वाला है पराग्वे पराना वाला वो छोटा सा प्लेन एरिया है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि लाइक नॉर्दर्न पार्ट जो आपका ये पड़ रहा है क्या, अमेज़न प्लेन ये कहाँ पे पड़ रहा है, नॉर्दर्न पार्ट में पड़ रहा है ब्राज़ील के। उसके साथ साथ इसका जो स्लोप है, मतलब अमेज़न प्लेन का जो स्लोप है वो ईस्टर्न साइड में, किधर पे उसका स्लोप, ईस्टर्न साइड में है। ठीक, उसके आगे क्या है कि अगर हम लोग देखें अमेज़न प्लेन को तो ये वेस्ट साइड में बहुत चौड़ा है। वेस्ट साइड में क्या है, बहुत चौड़ा है। कितना किलोमीटर है, 1300 किलोमीटर है। वैसे धीरे धीरे जब ये आगे जाता है, मतलब वेस्ट से जब ईस्ट की तरफ बढ़ता है तो ये जो चौड़ाई है कम होते जाती है। आगे तो मतलब वेस्ट साइड में चौड़ाई 1300 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाता है तो ये प्लेन का जो चौड़ाई है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक, यही यहाँ पे है वाइड इन वेस्ट, मतलब जो वेस्ट है उसमें 1300 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन जैसे ईस्टवर्ड बढ़ता है वैसे वैसे नैरो होते जाता है। ये सबसे मिनिमम इसकी जो विड्थ है, जो मिनिमम सबसे इसकी चौड़ाई है वो कहाँ पे है, जहाँ पे ब्राज़ीलियन और गुआना हाईलैंड का क्लोजर आते हैं। ऊपर वाला गुआना हाईलैंड, नीचे वाला ब्राज़ीलियन हाईलैंड, जहाँ पे ये नज़दीक आते हैं वहाँ पे प्लेन वाला जो एरिया है, क्योंकि दो ये हाईलैंड ऊपर वाला एरिया हो गया, इसके बीच में जो एरिया है वो क्या है, लो लाइंग फ्लैट एरिया है, यही प्लेन वाला अमेज़न प्लेन वाला। तो जहाँ पे गुआना हाईलैंड और ब्राज़ीलियन हाईलैंड क्लोज आ रहे हैं वहाँ पे आपका जो प्लेन वाला एरिया है वो कम हो जाता है, सबसे उसकी जो चौड़ाई होती है कम हो जाती है। कितनी हो जाती है, 240 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वापिस से जैसे जैसे नदी जो होती है वो अटलांटिक ओशियन की तरफ बढ़ती है, फिर से जो इंक्रीज होता है इसका विड्थ। ठीक है, इसका इंक्रीज होता है विड्थ। ठीक है, चौड़ाई वापिस से इस प्लेन का बढ़ता है। उसके बाद अगर अमेज़न प्लेन वाला एरिया देखोगे तो इसको लंग भी बोला जाता है वर्ल्ड का, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा जंगल है, पूरा हरा भरा। ठीक, और वहाँ पे जा पाना बहुत मुश्किल है, इनएक्सेसिबल है। ठीक, तो यहाँ पे वही लिखा है कि मोस्टली फॉरेस्टेड, मतलब जो एरिया है क्या है, फॉरेस्टेड है, पूरा जंगल से भरा हुआ है। इनएक्सेसिबल है, मतलब वहाँ पे जा पाना, एक्सेस कर पाना, पहुँच पाना लगभग नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है वहाँ पे जा पाना। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, क्यों ऐसा होता है, तो फ्लडिंग, यहाँ पे लगातार क्या होता रहता है, फ्लडिंग होते रहती है, पानी भरते रहता है इस एरिया में, जो अमेज़न बेसिन वाला एरिया है, इसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा हमें जंगल देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एरिया में देखोगे तो धूप भी बहुत होती है और बारिश भी बहुत होती है। तो धूप और बारिश जब होगी तो वहाँ पे क्या होगा, रेन फॉरेस्ट जो रहेगा आपका क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा। ठीक है, हमेशा उस पर देखोगे तो पत्ते बड़े बड़े लगे रहेंगे, पूरा जंगल अच्छे से रहेगा, इसलिए इसको लंग भी बोला जाता है वर्ल्ड का, जो कि यहाँ पे आपको लिखा नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, डेंस अंडरग्रोथ एक तरह से, मतलब यहाँ पे जो जंगल है बहुत ज़्यादा डेंस है। डेंस है मतलब बहुत घना है, पेड़ और जो एकदम पास पास में है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जंगल ही है पूरा। तो आपका एक प्लेन हो गया, अमेज़न प्लेन हो गया। अभी दूसरा प्लेन आपका जो है पराग्वे पराना रीजन वाला, जो कि साउथ वेस्ट में पड़ता है, उसको हम लोग आगे देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा ही है वो भी। ठीक है, तो जो दूसरा प्लेन एरिया है ब्राज़ील का, उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा, अमेज़न प्लेन के बारे में, अमेज़न बेसिन के बारे में। अब ये दूसरा प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन जो है वो कहाँ पे पड़ता है, साउथ वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है, हाईलैंड के। ठीक है, इसके पहले वाला जो पहला प्लेन था अमेज़न, वो नॉर्थ में पड़ता था। ठीक है, हाईलैंड के। लेकिन अगर हम लोग ये वाला प्लेन देखें, पराग्वे पराना रीजन वाला जो एरिया है वो कहाँ पे पड़ रहा है, आपके साउथ वेस्टर्न पार्ट में पड़ रहा है, हाईलैंड के। ठीक, उसके बाद यहाँ पे वही लिखा है कि ये जो रीजन है वहीं से आपकी पराग्वे, ठीक है, पराग्वे रिवर और पराना रिवर जो है वो निकलती है। पराग्वे रिवर और पराना रिवर कहाँ से निकलती है, साउथ वेस्टर्न पार्ट से निकलती है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड के। उसके आगे देखें तो जो सोर्स रीजन है पराग्वे रिवर का, ठीक है, जो सोर्स रीजन एक तरह से बोल सकते हैं, जो पराग्वे रिवर है उसका जो स्लोप है वो साउथ वर्ड है,
कहाँ पे है वो साउथवर्ड है, मतलब वो दक्षिण दिशा में जाती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें पराना का, तो पराना का जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट है, ठीक है। साउथ मतलब सीधे नीचे, लेकिन साउथ वेस्ट मतलब इस तरीके से तिरछे होना, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि सोर्स रीजन किसका, पराना रिवर का जो स्लोप है वो कैसा है, साउथ वेस्टर्न है, ठीक। पराग्वे का कैसा था, साउथवर्ड था, ठीक है। उसके बाद एक पंतनल एरिया पड़ता है। पंतनल एरिया कहाँ पे पड़ता है, आपको मैं बुक में दिखाऊं। देखो जो अमेजॉन बेसिन था वो यहाँ से था, यहाँ पे था, ठीक है। आपका ये वाला पहला प्लेन हो गया। यहाँ पे दूसरा प्लेन आपका कहाँ पे पड़ रहा है, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला एरिया। उसके बाद क्या बोल रहा है, ये वाला एरिया। उसके बाद पंतनल ये पड़ रहा है आपका, दिख रहा है ये है आपका पंतनल, ठीक। तो पंतनल जो है वो क्या है, लार्जेस्ट वेटलैंड है। लार्जेस्ट वेटलैंड मतलब यहाँ पे पानी वानी हमेशा लगा रहता है, ठीक। वेटलैंड है, गीला वाला एरिया है हमेशा यहाँ पे, ये लार्जेस्ट वेटलैंड है आपका वर्ल्ड का। उसके बाद ये जो लाइस मतलब कहाँ पे पड़ता है, तो साउथ वेस्ट साइड पे पड़ता है, हाईलैंड के साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब आपका इस साइड में हो गया, साउथ मतलब नीचे साइड में पड़ गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो एरिया है वो क्या है, स्वैम्प और मार्सेस वाला एरिया है। स्वैम्प एंड मार्स वाला मतलब क्या हो गया, एक एरिया ऐसा जहाँ पे पानी भरा रहेगा आपके, और क्या रहेगी, छोटी छोटी झाड़ियाँ रहेगी, ठीक है। और एक एरिया कैसा हो गया, मार्सेस कैसा हो गया, कि वहाँ पे भी पानी वाला एरिया रहेगा, लेकिन वहाँ पे जो पेड़ का साइज रहेगा वो बड़ा रहेगा, ठीक है। स्वैम्प में क्या रहेगा आपका, पेड़ का साइज छोटा छोटा रहेगा, और मार्सेस में क्या रहेगा, पेड़ का साइज बड़ा बड़ा रहेगा। दोनों ही वेटलैंड में रहेंगे, मतलब दोनों ही गीले प्रदेश में रहेंगे। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग देखें तो ये जो एरिया है वो नॉर्थ वेस्टर्न में पड़ता है, माटो ग्रासो दो सुल से लेकर कहाँ तक, अर्जेंटीना तक फैला हुआ है आपका ये जो पंतनल वाला एरिया है वो, ठीक है। ये पंतनल जो है वो इस वाले प्लेन से, मतलब पराग्वे और पराना जो रिवर है बेसिन उससे अलग है, ठीक है। अमेजॉन बेसिन जो हम लोगों ने देखा वो नॉर्थ में था, वो अलग था, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में है, ये भी अलग है। और ये पंतनल वाला जो एरिया है वो भी थोड़ा सा उससे हटके है, ठीक है। ये एक तरह से आपका इस वाले के अंदर में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे, आपका प्लेन यहाँ पर खत्म होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये देखो स्वैम्प जो एरिया है ना, स्वैम्प मैंने बोला मार्स में कि ट्री होता है ना, गलत है। मार्स में क्या होते हैं कि मार्स में हमें ट्री नहीं देखने को मिलते, मार्सेस में जो होता है ट्री नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पे हमें ग्रास देखने को मिलता है। लेकिन ये जो स्वैम्प वाला एरिया है ना, यहाँ पे हमें ट्रीज देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़े बड़े ट्री देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मार्स में अगर आप देखोगे तो आपको ट्री नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ पे अधिकतर आपको ग्रास देखने को मिलेंगे। वैसे दोनों ही क्या है, पानी वाला एरिया है, इसमें थोड़ा पानी की संख्या ज़्यादा होती है, इसमें मार्सेस में पानी की संख्या कम होती है, ठीक है। तो दोनों दलदली एरिया है, स्वैम्प में आपको ट्री देखने को मिलेंगे बड़े बड़े, ठीक है। और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्रास देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था मैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी लास्ट हमारा बचा है, आइलैंड बचा है, जो कि सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो आइलैंड जो है यहाँ पे बोल रहा है कि मेनलैंड तो है ये ब्राज़ील का, मतलब जो बड़ा वाला हिस्सा है जमीन वाला वो तो है ही है, इसके अलावा भी कुछ आइलैंड है ब्राज़ील में। आइलैंड मतलब क्या, ऐसे क्षेत्र जो लगभग चारों तरफ से वाटर से घिरे हुए हो, तो कुछ आइलैंड भी है ब्राज़ील में, ठीक, जिसको कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो कोस्टल आइलैंड और एक मराइन आइलैंड। कोस्टल आइलैंड मतलब जो कोस्ट के नज़दीक है, जहाँ पे आपका समुद्र का तट लग रहा है, जहाँ से जमीन और समुद्र का पानी मिल रहा है, हो गया कोस्ट। तो कोस्ट के पास में बहुत सारे आइलैंड है। उसके अलावा मराइन आइलैंड है, मराइन आइलैंड मतलब समुद्र के अंदर। यहाँ पे देखो लिखा है ना 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम मेनलैंड, मतलब मेनलैंड से 300 किलोमीटर अटलांटिक ओशियन के अंदर ये वाले जो मराइन आइलैंड है ये है। और ये भी पार्ट है मेनलैंड के, मतलब ये ब्राज़ील इनको अपना पार्ट मेनलैंड का मानता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो आइलैंड है ना वो रॉकी है, रॉकी है मतलब पथरीले है, सब पत्थर पत्थर वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये क्या है यहाँ पे कि सबमर्ज माउंटेन, जिस प्रकार से हमारे जमीन के ऊपर माउंटेन होता है उसी प्रकार से जमीन के नीचे भी माउंटेन होता है। अगर आप 8th में पढ़े रहेंगे, ओशियन रिसोर्सेज चैप्टर आपके टीचर ने सही से पढ़ाया रहेगा और आपने ध्यान दिया रहेगा, तो 8th में है कि जो समुद्र है उसके अंदर भी क्या होते हैं, वॉल्केनो होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि जो टॉप पे है किसके, मान लो ये ओशियन है आपका, ऐसे ओशियन का ये क्या हो गया, सरफेस हो गया, ठीक। यहाँ पे माउंटेन है, तो ये माउंटेन क्या है, ये जो टॉप वाला एरिया है वो बाहर निकल गया है और यही आइलैंड बन गया है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जो आइलैंड है वो रॉकी आइलैंड है, और ये जो टॉप पे है कहाँ पे, सबमर्ज माउंटेन के। सबमर्ज मतलब ऐसे माउंटेन जो पानी के अंदर मर्ज है, पानी के अंदर है, ठीक है। उसके बाद क्या बता रहा है यहाँ पे कि जो आइलैंड है कहाँ पे, नियर द कोस्ट, ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशियन में
ये कोरल आइलैंड है। कैसे आइलैंड है? कोरल आइलैंड है। कोरल क्या होता है? कोरल रीफ आप सर्च कर लेना यूट्यूब के ऊपर, आपको कोरल रीफ दिख जाएंगे, बढ़िया कलर कलर दिखता है उनको। मैं यहाँ पे उसको कैसे समझाऊँ। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको एटॉल भी बोलते हैं। एटॉल मतलब आपका रिंग शेप्ड, समझ में आया? कैसा आइलैंड? रिंग शेप्ड। जैसे कि हमारे अंडमान निकोबार में हमने देखा था, निकोबार ग्रुप मतलब अंडमान तो कैसा था, वॉल्केनिक वाला था, लेकिन निकोबार में हमें एटॉल देखने को मिलते थे, लक्षद्वीप पे हमें एटॉल देखने को मिले। तो ये आपका ये क्या हो गया, ये वाला जो एरिया रहेगा वो आपके लैंड रहेगा, पूरा पानी भरा रहेगा, इसको ही बोलते हैं एटॉल, मतलब रिंग शेप्ड आइलैंड, इसको ऐसा बोला जाता है। तो ये आपका हो गया आइलैंड। तो यहाँ पे ब्राजील का भी जो 5 फिजियोग्राफिक डिवीजन था उसको हमने कवर कर लिया। इसके पहले वाले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है, डायरेक्ट आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में देखा है। अगर आप सेकेंड चैप्टर नहीं देखे हो तो सेकेंड चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा चैप्टर है, उसको भी आप देख के खत्म कर दीजिए। और अच्छा चैप्टर है सेकेंड चैप्टर भी। और आपका थर्ड चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर था। इसके बाद 2 लेक्चर, एक ड्रेनेज सिस्टम इंडिया का बनाएंगे और एक ड्रेनेज सिस्टम ब्राजील का, अलग अलग हम लोग को बनाने वाले हैं। तो ठीक है, तो आपका ये 4 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो हम आपसे फिर से अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक हंसते रहिए, खाते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद बच्चों।